नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे घर्षण की, जिसमें अपन ने घर्षण किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके बाद में घर्षण कोण है, घर्षण गुणांक है, घर्षण के नियम हैं, इन सभी का डिस्कस किया था। आज अपन बात करते हैं इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन और एक पॉइंट है आघूर्ण। आघूर्ण आघूर्ण का मतलब है अगर किसी को घूर्णन करवाया जाए कि अगर कोई बल है वो अगर किसी वस्तु को अगर घूर्णन करवाए किसी बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, तो ये एक जो परिमाणात्मक राशि है आघूर्ण, किसे कहते हैं आघूर्ण, कि किसी बिंदु या कोई बल है, किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है, कि किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण या आघूर्ण का मान किसके बराबर होता है, तो आघूर्ण बल के परिमाण, भाई किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा से बिंदु की दूरी, कि बल की क्रिया रेखा से बिंदु की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब कि किसी बल का किसी बिंदु के सापेक्ष अगर आघूर्ण ज्ञात करें तो वो आघूर्ण का जो मान है वो बल के परिमाण तथा बल की क्रिया रेखा से बिंदु की जो दूरी, क्रिया रेखा का मतलब है अगर अपन लंबवत दूरी यहाँ से देखें तो बल की क्रिया रेखा जो भी दिशा है उसकी, उस दिशा की बिंदु से जो दूरी होती है उस दूरी के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, बल का आघूर्ण कहते हैं। तो बल के आघूर्ण का मान बल के परिमाण और बल की क्रिया रेखा से बिंदु की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये कोई बिंदु है O और एक बल कार्य कर रहा है इधर F, ठीक है। अब इस F बल, ये जो F बल इधर कार्य कर रहा है इस दिशा में, ये बिंदु है, इसकी यहाँ से सीधी दूरी जो है वो अगर अपन क्या मान लें, R, भाई यहाँ से इसकी सीधी दूरी क्या मान लें, R अगर मान लें, तो बल का जो आघूर्ण बनेगा या बिंदु O के सापेक्ष F का आघूर्ण, बिंदु O के सापेक्ष F का आघूर्ण क्या आ जाएगा, F डॉट R के रूप में परिभाषित होगा। तो ये F डॉट R जो है बल का परिमाण और इनटू में इसकी लंबवत जो दूरी है, ये बल इसमें इधर लग रहा है, तो बल एक सदिश राशि है वैसे तो बिंदु O के सापेक्ष F का जो आघूर्ण है वो बल का परिमाण, तो F वेक्टर का परिमाण F हो गया, F डॉट R के बराबर होगा। अब यहाँ बात करें अपन इसकी प्रकृति की, किसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की रहेगी, तो अगर ये इसको या यदि बल की प्रकृति जो है वो पिंड को अगर वामावर्त दिशा में घुमाने की है, वामावर्त दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसी कंडीशन में जो आघूर्ण का मान होगा या आघूर्ण का जो चिन्ह होगा वो तो कैसा होगा, धनात्मक। तो इसकी प्रवृत्ति की बात करें अपन कि यदि बल की प्रवृत्ति पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की है, वामावर्त दिशा में घुमाने की है, भाई अगर बल की जो प्रवृत्ति है वो पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की है तो आघूर्ण का जो चिन्ह लेते हैं अपन, आघूर्ण का चिन्ह धनात्मक तथा यदि दक्षिणावर्त घुमाने की है तो आघूर्ण का चिन्ह
आघूर्ण का चिन्ह जो है वो कैसा लेते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, कि यदि बल की प्रवृत्ति पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की है तो ऐसी पोजीशन में आघूर्ण का जो चिन्ह लेते हैं वो धनात्मक, और यदि दक्षिणावर्त घुमाने की है तो आघूर्ण का चिन्ह जो है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। अर्थात ये डायरेक्शन जब भी होगी तो आघूर्ण का चिन्ह कैसा होगा, प्लस में, और ये डायरेक्शन जब भी होगी तो आघूर्ण का चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये तो होगी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा, ये हो गई क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा। तो आघूर्ण की जो डायरेक्शन है इन दोनों में इनका जो चिन्ह होता है इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आघूर्ण का चिन्ह लेते हैं और ये आघूर्ण का मान होता है बल का परिमाण और इसकी क्रिया रेखा से इसकी लंबवत दूरी के बराबर। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चनों की, घर्षण पर आधारित, आघूर्ण पर आधारित। क्वेश्चन दे रखा है, जैसे सिद्ध कीजिए कि W भार के W भार के एक पिंड को, सिद्ध कीजिए कि W भार के एक पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए, रुक्ष मतलब रफ, क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए, रुक्ष क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, आवश्यक न्यूनतम बल, कम से कम जो बल चाहिए उसको, कि आवश्यक न्यूनतम बल, W साइन लैम्डा है, जहां लैम्डा क्या दे रखा है, इसका घर्षण कोण है। कि सिद्ध कीजिए W भार के एक पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम बल है वो न्यूनतम बल कितना लगता है, W साइन लैम्डा के बराबर लगता है, जहां लैम्डा जो है वो क्या दे रखा है, इसका घर्षण कोण दे रखा है। तो शुरुआत करें अपन यहां से कि जैसे कोई पिंड है, ये अपन ने पिंड लिया, ठीक है, ये किसी तल पे है, रुक्ष क्षैतिज तल के ऊपर है, इसका भार W कहाँ लगा हुआ है, इसके नीचे की ओर, तो ये W। अब इसके ऊपर एक बल कार्य रहता है, तो ये तो है इसकी क्षैतिज दिशा, ठीक है, यहां से एक बल कार्य रहता है, तो बल अपन लगा देते हैं इस दिशा में, इसको खींचने के लिए P बल कार्य रहता है। इसके ऑपोजिट साइड इधर इस दिशा में इसका घर्षण बल लगेगा, और वो घर्षण बल बराबर F बराबर क्या होता है, म्यू R के बराबर होता है। R क्या है यहाँ, रेस्पॉन्स, तो ये है अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया। अब इस तल के बीच में और इसके बीच में एंगल कितना बनाया अपन ने, एक थीटा, इनके बीच में एंगल कितना बना दिया अपन ने, थीटा। और एंगल अगर थीटा बनाया है तो यहां से लिखा अपन ने, यदि W भार के पिंड को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक बल P, भाई एक यदि W भार के पिंड को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए एक बल P खींच रहा है, जिसका प्रतिरोधी घर्षण बल
F बराबर म्यू आर है, जहाँ R अभिलंब प्रतिक्रिया है, अभिलंब प्रतिक्रिया है। ठीक है, कि जहाँ R जो है वो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है। अब R अगर अभिलंब प्रतिक्रिया है तो संतुलन की अवस्था में पहले अपन तो P को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, P को जब घटकों में वियोजित करेंगे तो ये जैसे ये दे रखा है तो ये इधर आधार हो गया, इधर तो क्या बनाएगा P cos थीटा, ये इधर लंबवत हो गया और लंबवत हो गया तो ये क्या बनाएगा P sin थीटा का रूप बनाएगा। मैंने P को डिवाइड किया है कि P का इधर वाला पार्ट क्या हो गया P cos थीटा और इधर वाला पार्ट क्या हो गया P sin थीटा। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में वियोजित करने पर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में घटक क्या आ जाएगा P cos थीटा, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक क्या आ जाएगा P sin थीटा। ठीक है, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अगर अवस्था की बात करें तो सीमांत संतुलन में देखो कि ये जब सारे बल आपस में संतुलन में हैं तो इनमें कौन सा बल किसको आपस में संतुलित कर रहा है। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में देखो इधर जो W है ये P cos थीटा इस दिशा में लग रहा है, इसके जस्ट ऑपोजिट कौन लग रहा है म्यू आर या F लग रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन P cos थीटा इज इक्वल क्या आया म्यू आर के रूप में, कि P cos थीटा इज इक्वल म्यू आर। और यहाँ से अगर R को गायब करना चाहें तो R का मान क्या आ जाएगा P cos थीटा अपॉन म्यू। ये रेस्पॉन्स जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है तो P cos थीटा इज इक्वल म्यू आर, क्योंकि P cos थीटा को कौन नेग्लेक्ट कर रहा है म्यू आर, इसलिए P cos थीटा इज इक्वल म्यू आर, तो R इक्वल P cos थीटा अपॉन म्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन इस W वाले भार को, ये दोनों बल मिलकर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो P cos थीटा प्लस R इज इक्वल क्या किसके आ रहा है W के, भाई P cos थीटा P sin थीटा सॉरी P sin थीटा प्लस R इज प्लस R इज इक्वल W, ये दोनों मिलकर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। R का मान अभी बनाया अपन ने तो P sin थीटा प्लस ये बना देगा P cos थीटा अपॉन म्यू इज इक्वल क्या आया W। यहाँ से एलसीएम ले अगर इनका, भाई यहाँ दोनों में से P कॉमन आ रहा है, एक तो एक एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनाएगा P म्यू साइन थीटा प्लस P cos थीटा इज इक्वल क्या हो गया म्यू इंटू W। ठीक है, अब P इंटू म्यू साइन थीटा प्लस P cos थीटा इक्वल मेरे पास म्यू W आ रहा है, मैं इनमें से P को कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बना म्यू साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा म्यू W। अब म्यू का मान तो म्यू के बीच में घर्षण गुणांक के बीच में और इसमें घर्षण गुणांक के बीच में और घर्षण कोण के बीच में रिलेशन पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि लैम्डा या म्यू बराबर टेन लैम्डा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यदि घर्षण कोण लैम्डा हो तो म्यू बराबर क्या लिखेंगे टेन लैम्डा। यहाँ म्यू का मान टेन लैम्डा लिखते हुए अगर इसको इधर लाएं अपन तो P बराबर ये आया म्यू का मान लिखा मैंने टेन लैम्डा इंटू W अपॉन ये आ गया टेन लैम्डा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। टेन लैम्डा को फिर अपन यहाँ से डिवाइड करें तो P बराबर टेन लैम्डा को लिखा साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इंटू W अपॉन टेन लैम्डा के लिए साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम लेते हुए कॉस लैम्डा से कॉस लैम्डा तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो P इज इक्वल साइन लैम्डा इंटू W अपॉन कॉस लैम्डा से कॉस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो साइन लैम्डा इंटू साइन थीटा प्लस
कॉस लेमडा इंटू कॉस थीटा, ये रूप बनाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी होता है। तो P बराबर ये मान आया साइन लेमडा इंटू डब्लू है ये, तो साइन लेमडा इंटू डब्लू, तो डब्लू साइन लेमडा कह सकते हैं अपॉन में साइन लेमडा माइनस थीटा। ओके, अब साइन लेमडा माइनस थीटा का जो मान आ रहा है अपने पास में, इस P का मान, अगला कह रहा है ना कि खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, अब न्यूनतम बल P का मान न्यूनतम कब होगा, ये कॉस आ रहा है सॉरी, यहाँ P का मान न्यूनतम होगा यदि कॉस लेमडा माइनस थीटा इज इक्वल 1, अधिकतम कॉस थीटा माइनस लेमडा अधिकतम होगा, अर्थात कॉस लेमडा माइनस थीटा इज इक्वल कितना हो 1, और कॉस लेमडा माइनस थीटा इक्वल 1 कब होगा, तो कॉस लेमडा माइनस थीटा इज इक्वल कॉस 0, कॉस से कॉस कैंसिल, तो लेमडा बराबर क्या आ जाए थीटा, कि जब लेमडा और थीटा का मान आपस में बराबर होगा तो ऐसी पोजीशन में ये क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा P का मान। और P का अधिकतम मान की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः P का अधिकतम मान क्या आ जाएगा, P बराबर W साइन लेमडा। P का न्यूनतम मान, कि P का मान न्यूनतम होगा कब, यदि कॉस लेमडा माइनस थीटा का जो मान है वो कैसा हो, अधिकतम हो। कॉस लेमडा माइनस थीटा का मान अधिकतम होगा, मतलब इसका भाग ज़्यादा का लगेगा, और ज़्यादा का भाग लगेगा तो मान कम ही आएगा। तो इतना इसका मान सबसे ज़्यादा कब होता है, तो सबसे ज़्यादा होगा लेमडा बराबर थीटा, मतलब 1 जब हो जाए, और इसका मान 1 हो गया तो P का मान न्यूनतम हो जाएगा, और वो न्यूनतम मान कितना आएगा, P बराबर W साइन लेमडा के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड दे रखा है, एक सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र इसे 2 भागों A और B में बांटता है। एक सीढ़ी का, अच्छा प्रश्न है, गुरुत्व केंद्र इसे 2 भागों कौन कौन से, एक तो स्मॉल a तथा स्मॉल b में बांटता है, कि एक सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र इसे 2 भागों A तथा B में बांटता है। सीढ़ी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज, सीढ़ी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा सिरा, दूसरा रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। यदि फर्श तथा दीवार के घर्षण गुणांक क्रमशः, यदि फर्श तथा दीवार के घर्षण गुणांक क्रमशः म्यू तथा म्यू डैश है, तो सिद्ध करो कि सीमांत संतुलन में सीढ़ी का फर्श से झुकाव, सीमांत संतुलन में सीढ़ी का
फर्श से झुकाव, झुकाव का मतलब कोण, फर्श के बीच में और सीडी के बीच में tan इनवर्स a माइनस बी म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक है, कि इसका CD के साथ में जो झुकाव है वो झुकाव अपने को लाना है tan इनवर्स a माइनस बी म्यू डैश और अपॉन में म्यू इंटू ए प्लस बी होगा। ओके, अब जैसा जैसा अगले ने कहा है सेम उसी के अकॉर्डिंग अपन इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये अपने पास में एक रुक्ष क्षैतिज तल है, फिर ये दीवार हो गई, तो ये रुक्ष क्षैतिज क्या हो गई, दीवार हो गई। अब एक CD है तो CD को लगाते हैं अपन यहाँ, ये क्या है CD। ठीक है, ये आ गई CD। अब कह रहा है कि इसका जो गुरुत्व केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र इसको दो भागों में बांट रहा है, तो गुरुत्व केंद्र अपन लेते हैं यहाँ पे, इसको दो भागों में बांट रहा है, तो गुरुत्व केंद्र इसका जो भार है वो कहाँ केंद्रित रहेगा, इसके गुरुत्व केंद्र पर, और गुरुत्व केंद्र है इसका भार कितना मान लिया अपन ने, W, कि जो गुरुत्व केंद्र इसे दो भागों में A तथा B में बांटता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र जो है CD का केंद्र इसे दो भागों A तथा B में बांटता है। अब CD का एक सिरा तो क्या है, फर्श के ऊपर, एक सिरा कहाँ है, दीवार पर। अब जब CD फिसलने का काम कर रही है तो इसका नीचे वाला सिरा जो है वो तो जाएगा इधर, और CD का जो ऊपर वाला सिरा है वो जाएगा किधर, नीचे की ओर। अब यहाँ जब ये इस नीचे वाला सिरा इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, इसके ऊपर अगर बल डाल रहा है, तो इसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया है, भाई बल यहाँ W है, तो इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया दो बलों या दो बिंदुओं पे लगेगी। कहाँ कहाँ पे लगेगी, तो एक तो इस पॉइंट पे इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया मान ली R, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु जैसे B हो गया। अब इसके ऊपर जो अभिलंब प्रतिक्रिया, तो इसने इधर दबाव डाला है, इस तरफ भाई दबाव डाल रही है इधर, तो इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई इस तरफ, और इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, S, कि इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया R और S हो गई। अब जब ये इधर फिसलने का काम कर रही है, इसकी गति इधर होगी, तो इसमें जो घर्षण बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, इधर की तरफ, भाई घर्षण बल इधर की तरफ लगेगा। और इसका जो घर्षण गुणांक दे रखा है, भाई घर्षण गुणांक दे रखा है, तो फर्श के साथ में तो घर्षण गुणांक दे रखा है कितना, म्यू, तो जो घर्षण बल लगेगा इधर वो क्या होता है, म्यू R होता है ना, तो ये हो जाएगा म्यू R। और इधर जो घर्षण बल दे रखा है, सॉरी घर्षण गुणांक वो दे रखा है म्यू डैश, और यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी है, S, तो इसलिए म्यू डैश क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो हमने यहाँ से ये गुरुत्व केंद्र हो गया, इस गुरुत्व केंद्र का नाम जैसे G दे दिया, AGB। ओके, यहाँ इस बिंदु का नाम दे देता हूँ क्या, O, इसको यहाँ से मिलाया मैंने, इसका नाम दे दिया H। अब बात कर रहा है ये कि घर्षण गुणांक म्यू तथा म्यू डैश है, तो सिद्ध करो सीमांत संतुलन में CD का फर्श के साथ झुकाव, तो मान के चलें CD का फर्श के साथ झुकाव जो है वो कितना है, अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा के बराबर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करें अपन, गुरुत्व केंद्र G है, माना CD AB का भार W, गुरुत्व केंद्र G पर केंद्रित है, कि माना CD A भार W, गुरुत्व केंद्र AB का भार जो W है वो गुरुत्व केंद्र G पर केंद्रित है। बिंदु A तथा B पर अभिलंब प्रतिक्रिया कौन कौन सी हो गई, R तथा S है, कि बिंदु A और B पर अभिलंब प्रतिक्रिया कौन सी हो गई, R तथा S। अब बिंदु A पर घर्षण बल म्यू R तथा
बी पर घर्षण बल म्यू डैश एस है। इन दोनों पर जो घर्षण बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, म्यू आर और म्यू डैश एस। ओके, अब बात करें अपन सीमांत संतुलन की अवस्था में। सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि ये भार जो है वो एक दूसरे को आपस में नेग्लेक्ट करेंगे। अब कौन सा भार, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा भार किस भार को आपस में नेग्लेक्ट कर रहा है, तो इनको आपस में इक्वल लेंगे, तभी तो ये सीमांत संतुलन की अवस्था में रहेंगे। बात करें अपन डब्लू की, कि डब्लू वाला जो भार है वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर। अब इसके नीचे की अगर लग रहा है तो सी डी के ऊपर की ओर भार कौन कौन से लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है, देखो ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, आर, और एक लग रहा है अपने पास में म्यू डैश एस, ये दोनों ऊपर की ओर हैं। दूसरी बात, इधर क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है म्यू आर, और इधर कौन सा लग रहा है, एस, तो यहाँ ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास में सीमांत संतुलन की अवस्था में पोजीशन क्या बनेगी, सबसे पहले तो म्यू आर को नेग्लेक्ट कौन करेगा, एस, तो म्यू आर इज इक्वल एस हो गया। इसे जैसे समीकरण एक नाम दे दिया। फिर दूसरा होगा कौन किस किस को निगलेक्ट करेगा, तो आर प्लस म्यू डैश एस बराबर किसके होगा, डब्लू के। भाई डब्लू को नेगलेक्ट कर रहा है ना, कौन कौन, म्यू डैश एस और आर, तो आर बराबर म्यू डैश एस बराबर डब्लू। समीकरण नंबर 2 आया। अब समीकरण 2 में एस का मान अगर हटाएं अपन 1 से, समीकरण 2 में 1 से एस का मान रखने पर क्या आ जाएगा, आर प्लस म्यू डैश एस की जगह मैंने क्या रख दिया, म्यू आर, ठीक है, इज इक्वल कितना आ गया, डब्लू। इसमें से आर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, आर 1 प्लस म्यू डैश इज इक्वल डब्लू। और यहाँ से आर का मान अगर बनाएं तो आर का मान क्या बनाएगा, ये आर बराबर डब्लू अपॉन 1 प्लस म्यू डैश, ठीक है। ये मेरे पास में आर का मान आ गया। अब आर का जो मान बना हुआ है, एक चीज़ का और ध्यान में रखें कि सीमांत संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का जो बीजीय योग होता है, वो आघूर्ण में आप ये बात लिख लें, जो आप जहाँ पे आघूर्ण लिखा था अपन ने वहाँ पे लिखना, नोट लगा के लिख लें इस बात को। क्या लिखेंगे, संतुलन या सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है। कि सीमांत संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का जो बीजीय योग है वो सदैव कितना होता है, 0 होता है। अब आघूर्णों का बीजीय योग अगर 0 होता है तो सबसे पहले अपन बात करें तो हमको देखो अल्फा एंगल ये दे रखा है, जो एंगल दिया गया होता है उसके जस्ट दूसरी साइड जो बिंदु है तो 90% यहाँ पे यही होता है कि उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं। तो हम बात करें अल्फा एंगल दे रखा है अपने को कि फर्श के बीच में और सीडी के बीच में कितने एंगल है, अल्फा। यदि फर्श तथा सीडी के मध्य कोण अल्फा हो तो सभी बलों का बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर कि अगर बिंदु बी के सापेक्ष इन सब का आघूर्ण लिया जाए तो आघूर्ण का मान क्या बनाएगा, बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा अपने पास में, म्यू आर, एक तो ये म्यू आर इज इक्वल एस, एक आर का मान काम में आएगा अपने पास में डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू डैश। आघूर्ण लेते हैं अपन, ठीक है।
सबसे पहले बिंदु बी के सापेक्ष, तो देखो बी के सापेक्ष इन दोनों बलों का कौन कौन सा, एक तो एस का और एक म्यू डैश एस का, इन दोनों का तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बी से ही गुजरते हैं। तो हमने एक आघूर्ण में लिखा था कि बल की क्रिया रेखा, तो बल का परिमाण इंटू उसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, इस बिंदु से तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो। सबसे पहले बात करता हूँ डब्लू की, इस डब्लू की। तो डब्लू में देखें आप, डब्लू का भार ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो सबसे पहले डब्लू, तो डब्लू इंटू इस डब्लू की क्रिया रेखा, तो बिंदु बी की क्रिया रेखा ये है भाई, बिंदु बी से गुजरने वाली क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है। तो इसकी जो लंबवत दूरी है वो लंबवत दूरी किसके बराबर होगी, जी एच के बराबर ही तो होगी भाई। इस बिंदु से इस बल की जो क्रिया रेखा है, तो ये बल की क्रिया रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे तो जा रही है। ये दूरी जो होगी, अब ये दूरी किसके बराबर है, जी एच के बराबर ही तो है। तो डब्लू इंटू जी एच बल की क्रिया रेखा, तो बल की क्रिया रेखा से बिंदु की जो दूरी होती है उनका गुणनफल होता है बल का परिमाण और उसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देखो ये बिंदु बी है और ये डब्लू है, तो इसको कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, ये इधर जाएगा नीचे और इधर जाएगा, तो ये इस राउंड में देगा। और ये राउंड कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज में वामावर्त दिशा में कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए डब्लू इंटू जी एच पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आगे बात करें अपन, दो बल और रह गए, एक तो है आर अपने पास में और एक दूसरा है म्यू आर। तो म्यू आर की बात करें तो म्यू आर, अब इसकी क्रिया रेखा ये है, ये इस प्रकार से, इस क्रिया रेखा की इस बिंदु से दूरी, तो इस बिंदु की दूरी कौन सी होगी, ओ बी, तो ये हो जाएगी ओ इंटू बी। अब ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यहाँ पर है बिंदु ये है इस प्रकार से, तो इधर से बल लगेगा तो ये इस तरीके से घुमाएगा इसको, और इस तरीके से घुमाएगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा बल है अपने पास में आर, ये जो आर है, ये आर क्या करेगा, तो आर की क्रिया रेखा, तो आर की क्रिया रेखा ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाएगी, इसकी इससे दूरी, तो ये इस प्रकार से, ये दूरी और ये दूरी बराबरी तो है, तो ए ओ कह सकते हैं अपन। तो यहाँ से आर इंटू क्या आ जाएगा, ए ओ। अब ये पॉजिटिव के नेगेटिव, तो बिंदु है यहाँ पे, बल है यहाँ पे, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको इस प्रकार से, और क्लॉकवाइज में कैसा होता है मान, माइनस में। और हमने कहा था कि सीमांत संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का जो बीजीय योग होता है, वो आघूर्णों का बीजीय योग सदैव जीरो होता है। तो आघूर्णों का बीजीय योग अगर जीरो करें तो इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। अब मान रखते हैं जी एच का, ओ बी का और ए ओ का। जी एच का मान, तो जी एच देखो ये है, ये एंगल कितने का है, एल्फा। यहाँ पे एल्फा के सामने की भुजा लंब या आधार, तो इसका आधार में डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, ये दूरी अगले ने ए और बी दे रखी है ना, इसे दो भागों में ए और बी में बांटता है, तो ये ए और बी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास में बी कॉस एल्फा, ठीक है। ये तो क्या आ जाएगा, बी कॉस एल्फा, तो डब्लू इंटू बी कॉस एल्फा प्लस म्यू आर हो गया। ओ बी का मान, ओ बी कौन सा है, ओ बी ये है। अब ये एंगल एल्फा है, तो एल्फा के सामने की भुजा लंब, लंब में ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो कर्ण का मान है ए प्लस बी, तो क्या बनाएगा ये कर्ण के लिए, ए प्लस बी के लिए। लंब और कर्ण में संबंध किस में होता है, साइन में, तो यहाँ से लंब का मान क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू साइन एल्फा। फिर माइनस का निशान आर इंटू ए ओ, ए का मान, तो ए और ओ, एल्फा के लिए क्या है आधार, और आधार के लिए क्या होता है कॉस एल्फा, तो क्या बनाएगा ए प्लस बी इंटू कॉस एल्फा इज इक्वल क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो मान आ गया डब्लू इंटू बी कॉस एल्फा, फिर म्यू आर ए प्लस बी साइन एल्फा माइनस आर इंटू ए प्लस बी कॉस एल्फा। अब यहाँ डब्लू का मान अपने पास में, या आर का मान अगर हटाएं यहाँ से, तो आर का मान अपने को दे रखा है डब्लू अपॉन वन प्लस म्यू म्यू, डब्लू अपॉन, तो एक काम करते हैं अपन, इसमें से इस माइनस वाले पद को उठा के इधर ले आएँ, तो डब्लू इंटू बी कॉस एल्फा, भाई डब्लू इंटू बी कॉस एल्फा, और इसके साथ साथ अपने पास जो मान बन रहा है कोस एल्फा, ये भी तो कोस एल्फा का है, तो एक काम करते हैं कोस एल्फा के पद एक जगह ले लें, म्यू आर इंटू ए प्लस बी, यह हो गया साइन एल्फा, ये बराबर, यह आ गया आर इंटू ए प्लस बी कॉस एल्फा, और माइनस का डब्लू इंटू बी कॉस एल्फा, ठीक है। अब यहाँ आर का मान रखता हूँ, आर का मान है डब्लू अपॉन, तो म्यू इंटू डब्लू अपॉन वन प्लस म्यू म्यू डैश
ए प्लस बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल, आर का मान हो गया डब्लू अपॉन 1 प्लस म्यू म्यू डैश ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा कॉमन जा रहा है तो कॉस अल्फ़ा को कॉमन रख देंगे, ये डब्लू बी और इसके साथ में क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से ये देखो डब्लू इसमें डब्लू को कॉमन लेते हुए डब्लू तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरी बात, इनमें जब एलसीएम लेंगे अपन, भाई इनका जो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस म्यू म्यू डैश है, जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या बना देगा ये म्यू इंटू ए प्लस बी साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस म्यू म्यू डैश इज इक्वल, या ए प्लस बी माइनस डब्लू है ए प्लस बी माइनस ये दे रहा है बी इंटू 1 प्लस म्यू म्यू डैश अपॉन 1 प्लस म्यू म्यू डैश और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। ओके, यहाँ से 1 प्लस म्यू म्यू डैश से 1 प्लस म्यू 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 डैश क्या हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू इंटू ए प्लस बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल ए प्लस बी माइनस बी इंटू म्यू म्यू डैश इंटू में क्या आ गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अपने को क्या चाहिए अल्फ़ा का मान चाहिए और अल्फ़ा का मान निकालना है तो साइन अल्फ़ा बट्टा क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा बट्टा कॉस अल्फ़ा तो क्या बना देगा टेन अल्फ़ा बराबर इधर से क्या बनेगा ये बी से बी कैंसिल तो ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू इंटू ए प्लस बी और यहाँ से अल्फ़ा का मान क्या बना देगा टेन इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन में म्यू इंटू ए प्लस बी। ये क्या आ जाएगा इसके बीच का झुकाव, जो अपन ने क्या माना था अल्फ़ा ही तो माना था कि सी डी तथा फर्श के मध्य जो झुकाव है वो झुकाव कितना है यहाँ अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा का जो मान है वो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू ए प्लस बी। ये क्या आ जाएगा इन दोनों के मध्य का झुकाव आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।